मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, भाषा विज्ञान, एमए उत्तरार्ध हिंदी। डॉक्टर अन्नाराम शर्मा। प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम ध्वनि परिवर्तन के कारणों को समझते हैं। देखिए, व्यक्ति अनुकरण द्वारा भाषा को सीखता है, किंतु संसार में कोई भी दो व्यक्ति नितांत एक जैसे नहीं होते, न ही उनके संस्कार, शिक्षा और परिवेश एक जैसे होते हैं। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के श्रवण अवयव भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मानसिक स्तर भी अलग अलग ढंग का होता है, जिससे ध्वनि संबंधी परिवर्तन घटित होते हैं। सामान्यतया ध्वनि परिवर्तन के दो प्रकार के कारण हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर का अर्थ है आंतरिक कारण और बाह्य का अर्थ है परिवेश के कारण। तो आभ्यंतर कारण में पहला कारण है प्रयत्न लाघव या मुख सुख। यह ध्वनि परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण है। प्रयत्न लाघव से अर्थ है अधिक श्रम की अपेक्षा कम श्रम से काम चलाना। यह मानव सुलभ प्रवृत्ति है जो भाषा के क्षेत्र में भी अपना काम करती है। इसके कारण मनुष्य कम से कम भाषा में अधिक से अधिक भावों या विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। जैसे अंधकार। अंधकार एक बड़ा शब्द है और उसके स्थान पर अंधेरा जैसे छोटे शब्द का प्रयोग होने लग गया आकार की दृष्टि से, तो यह प्रयत्न लाघव का एक रूप है। स्थल। स्थल एक इस प्रकार का शब्द है जिसमें बोलने में थोड़ा जोर आता है। प्रारंभ का जो है ध्वनि, प्रारंभिक ध्वनि में जीभ को काफ़ी उठा पटक करनी पड़ती है, इसलिए सीधा ही थल बोलना प्रारंभ हो गया। वधु से वधुटी इसी प्रकार के रूप हैं। तो ये प्रयत्न लाघव या मुख को सुख देने के प्रयास में ऐसा होता है। इसको संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। दूसरा कारण है क्षिप्र भाषण। कभी कभी अनजाने में या विवशता या स्वभाव में भाषण में क्षिप्रता या तीव्रता आ जाती है। इस क्षिप्र भाषण में वक्ता ध्वनियों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता, इसलिए शब्दों में प्रयुक्त अनेक ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं। अनेक ध्वनियाँ आधे रूप में उच्चारित हो जाती है और अनेक ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। इस क्षिप्र भाषण के कारण ध्वनियाँ अस्पष्ट हो जाती है, भाषा में ध्वनि का लोप हो जाता है, ध्वनि विपर्य हो जाता है, संधि हो जाती है। जैसे संस्कृत का शब्द है भ्रातृजाया। भ्रातृजाया से भोजाई हो गया। बाबूजी एक शब्द है, उस बाबूजी से बाऊजी बन गया। मास्टर साहब को बहुत से लोग जल्दी में मास साहब कहते हैं। प्रोफेसर साहब को प्रो साहब कहते हैं। ये क्षिप्र भाषण के परिणाम। तीसरा कारण है अशिक्षा या अज्ञान। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का उद्देश्य शुद्ध उच्चारण सिखलाना होता था, किंतु बाद में यह शुद्ध उच्चारण उपेक्षित हो गया। अशिक्षा के कारण व्यक्ति भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के शुद्ध स्वरूप से परिचित नहीं हो पाता। उसका क्षेत्र बोलचाल की सामान्य भाषा तक ही सीमित रहता है, इसलिए बाहर की जो ध्वनियाँ आती है उनके प्रति उसका रवैया दोषपूर्ण ही रहता है। अज्ञान के कारण भी मात्रा का भेद हो जाता है, लोप हो जाता है। सघोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, इसी प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं। मिथ्या सादृश्य भी इसी का रूप है। मिथ्या सादृश्य का एकदश जो शब्द था उसके स्थान पर एकादश चल पड़ा। ईड़ा और पिंगला दो शब्द थे। कुछ लोग ईड़ा को इंगला कहने, पिंगला के सादृश्य पर इंगला कहने लगे हैं, वो भी अज्ञान के कारण है। अशिक्षा के कारण भी ओम नमः सिद्धम के स्थान पर ओनामासीधम का प्रयोग शुरू हो गया। इसी प्रकार
चेम्सफोर्ड एक अंग्रेजी नाम है, चेम्सफोर्ड के स्थान पर अज्ञान के कारण चिलमफोर्ड रिपोर्ट को रपट कहने लगे। यह अशिक्षा या भाषा के प्रति लापरवाही का परिणाम है। इसके अतिरिक्त आभ्यंतर कारणों में भावातिरेक, अनेक अवसरों पर व्यक्ति भावुक हो जाता है और क्रोध, प्रेम, शोक आदि के कारण शब्दों का उच्चारण अस्वाभाविक रूप में करता है। जैसे बेटी शब्द के स्थान पर बहुत से लोग भावुकतावश बिटिया कह देते हैं, बेटा को बिटवा कह देते हैं, बहू को बहुरिया कहते हैं, राम से रामू बन जाता है, रमुआ बन जाता है। ये ध्वनि परिवर्तन भावातिरेक के कारण होता है। 5वां कारण है आत्म प्रदर्शन। इस प्रकार बनकर बोलने की कुछ प्रवृत्ति होती है आदमी में, मनुष्य में। उससे अर्ध शिक्षित लोग अपने को अधिक शिक्षित प्रकट करने के लिए इस प्रकार के परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इच्छा एक शब्द है, इच्छा को इच्छा बोलते हैं, श्राप को श्राप कहते हैं, आचार को आचार। ये ज़्यादा अपने आप को जो प्रदर्शित करने वाली प्रवृत्ति है वह इस प्रकार के परिवर्तनों का कारण बनती है। 6वां कारण है यादृच्छात्मक। यादृच्छात्मक शब्द प्राचीन काल से ही भाषा के अंग रहे हैं। इच्छा अनुसार शब्द गढ़ लिए जाते हैं, व्याकरण के अनुसार नहीं गढ़े जाते। संस्कृत में डिथ शब्द इसका एक उदाहरण है। हिंदी में रोटी वोटी, बहुत से लोग कहते सुने जाते हैं रोटी वोटी। अब रोटी तो सार्थक है, वोटी या ओटी ये अपनी ओर से गढ़ा हुआ शब्द है। पानी वानी, पानी तो ठीक है लेकिन वानी एक नया गढ़ा शब्द है। नाश्ता वास्ता, सुबह वुबह भी इसी प्रकार के शब्द है जिसमें व्यर्थ में नए शब्द जोड़ लिए गए। 7वां कारण है मात्रा, सुर या बलाघात। इन तीनों में बलाघात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राय देखने में आता है कि बलाघात के कारण जिस ध्वनि के उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है उसके समीप की ध्वनि दुर्बल हो जाने से बाद में लुप्त हो जाती है। जैसे अभ्यंतर, अभ्यंतर संस्कृत का शब्द है लेकिन घिसते घिसते इसमें जो सबल ध्वनियाँ थी वो शेष रह गई और भीतर बन गया इसका। यहाँ भय पर बलाघात के कारण अध्वनि लुप्त हो गई है। इसी प्रकार सुर के कारण ध्वनियों में भी परिवर्तन होता है। जैसे कुष्ठ से कोढ़ और बिल्व से बेल, इसी प्रकार के सुर के कारण परिवर्तन हुआ है। जो दीर्घ मात्राएं एक साथ आती है तो उनका उच्चारण कठिन होने के कारण एक मात्रा ह्रस्व हो जाती है। बाजार, बाजार शब्द का रूप चल पड़ा बाजार। आकाश, आकाश के स्थान पर बहुत से लोग आकाश कहते सुने जाते हैं। यह एक प्रकार का ह्रस्वीकरण है जो मात्रा में ध्वनि परिवर्तन कर देता है। 8वीं दिशा है कलात्मक स्वच्छंदता। कविता में बहुत से कवि ध्वनियों में जानबूझकर परिवर्तन कर देते हैं। प्राय पादपूर्ति, माधुर्य या लालित्य लाने के लिए कविगण जहान को जहाना लिख देते हैं, चरण को चरण लिख देते हैं, काजल को काजर लिख देते हैं, यशोदा को जसोदा रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये सब कवियों द्वारा बदली गई ध्वनियाँ हैं जो काव्य में सरसता या माधुर्य सृजन करती है। 9वां कारण है लिपि की अपूर्णता या लिपि दोष। हर भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती है जिनको सभी भाषाओं के द्वारा प्रकट करना संभव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में दूसरी भाषा के ध्वनियों के लिखने में अपनी भाषा की लगभग मिलती जुलती ध्वनियों का प्रयोग कर लिया जाता है। ऐसा करने में दूसरी भाषा की अनेक ध्वनियाँ अशुद्ध रूप में प्रचलित हो जाती है। उदाहरणार्थ फारसी में करण को करण, प्रकाश को प्रकाश आदि लिखा जाता है। गुरुमुखी में स्टेशन को स्टेशन लिखते हैं। रोमन लिपि के कारण राम और कृष्ण रामा और कृष्णा हो गए। ये लिपि की अपूर्णता का परिचायक है।
देवनागरी में भी वर्षा एक शब्द था और स के स्थान पर, संस्कृत के तत्सम स के स्थान पर हिंदी में ख प्रचलित हो गया और बरखा का प्रयोग होने लग गया। इसी प्रकार विदेशी ध्वनियों के अभाव के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। जैसे हिंदी की ण ध्वनि अंग्रेजी और फारसी में न हो जाती है, अरबी की ग और ज ध्वनियाँ हिंदी में ग और ज हो जाती है, और हिंदी की तय ध्वनि अंग्रेजी में तय हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, जिसका कारण है विदेशी ध्वनियों का अभाव। तो ये थे आभ्यंतर कारण या भीतरी कारण। अब है बाह्य कारण। बाह्य कारणों में भौगोलिक परिवेश आता है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। शीत प्रधान देशों की ध्वनियाँ संवृत होती है और ग्रीष्म प्रधान देशों की ध्वनियाँ अपेक्षितया विवृत होती है। इसके अतिरिक्त अपनी उर्वरता और व्यापारिक सुविधाओं के कारण जिस भूभाग की भाषा के बोलने वालों का बाहरी संपर्क अधिक रहता है, उस भूभाग की भाषा की ध्वनियों में परिवर्तन भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसी प्रकार अधिक विस्तृत भूभाग में प्रयुक्त होने वाली भाषा की ध्वनियाँ भी अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तित होती है। तो हम कहें कि शीतलता, उष्णता, उर्वरता, अनुर्वरता, अधिक या कम विस्तृत होना, ये सब भौगोलिक परिस्थितियां हैं और इनके कारण ध्वनियों में परिवर्तन होते हैं। एक कारण ऐतिहासिक परिस्थितियां या काल का प्रभाव भी है। विशिष्ट काल की परिस्थितियां भी विशिष्ट होती है। प्राचीन काल से आज तक हम किन किन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं और किन किन कालों में हमारा संपर्क किस किस जाति या देश से हुआ है, ये सब बातें इतिहास से संबंध रखती है और इनका प्रभाव भी हमारी भाषा पर ध्वनि परिवर्तन के रूप में होता है। वैदिक ध्वनियाँ ही संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि से होती हुई आज हिंदी में आई है। उस परंपरागत ध्वनि समूह में विदेशियों के संपर्क से अनेक परिवर्तन हो गए हैं। जैसे द्रविड़ों के संपर्क से मूर्धन्य ध्वनियाँ आ गई और मुगलों के संपर्क से क, ख, ग, ज, फ आदि फारसी ध्वनियाँ हिंदी को प्राप्त हुई है। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन के भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार के कारण हैं, जिसमें प्रयत्न, लाघव या मुख शोक बहुत बड़ा प्रमुख कारण माना जाता है।